वेलकम इन स्टेप अप क्लासेस। आज हम सीबीएसई क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने वाले हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। राइट। तो रसिया के बारे में देख लेते हैं कि रसिया या रशियन फेडरेशन जो है एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप यानी यूरोप के ईस्टर्न और नॉर्थ एशिया इन दोनों के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जो कॉन्टिनेंट के एलोंग में जो लैंड मासेस होते हैं एक रूट डेवलप होता है, और ये इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। इसके बीचों बीच कॉन्टिनेंट में इसने कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। फिर आगे ये टोपोग्राफी हम देख लेते हैं कि इसका जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे आर्कटिक सी है आपका, ईस्ट में आप देखो पैसिफिक सी है, और वेस्ट में बाल्टिक सी है, और साउथ में देखते हैं ब्लैक एंड कैस्पियन सी। जो इसकी पॉपुलेशन है यानी कि आबादी जो है वो 14.45 करोड़ है अभी के टाइम की। राइट। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से हम देखेंगे रसिया के बारे में। रसिया जो है एक ऐसा देश है, राइट, ये रसिया जो है पहले यूएसएसआर के नाम से फेमस था, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो यूएसएसआर से मशहूर था 1991 में। राइट। यूएसएसआर का डिसोसिएशन होता है और उसके बाद से इसका नेमिंग जो है रसिया आ जाता है। राइट। यानी कि यूएसएसआर से रसिया आया। ठीक है। तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी में भी टॉप हुआ करता था 19 की अगर हम बात करें, या उसके बाद भी अगर हम देखेंगे 20th सेंचुरी में भी तो टॉप था ये। तो इसने पहला जो है अपना ह्यूमन भेजा था स्पेस में, यूरी गागरिन को। राइट। वो डेट आप देख सकते हैं 12 अप्रैल 1961 में। राइट। रसिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड को जीता और इसने ह्यूमनिटी को बचाया। राइट। जो जर्मन में आप देखोगे तो वहाँ पे जो फैसिस्ट थे यानी कि रेसिज्म की जो भावना थी, वहाँ पे जो ज्यूज वगैरह थे, तो हिटलर जो जब ज्यूज को मारा करता था तो इस दौरान इसने काफ़ी हेल्प किया और वहाँ पूरी ह्यूमनिटी को सेव किया था। राइट। और इस दौरान इसके जो है 40 मिलियन लोग भी मारे गए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यह सबसे बड़ा देश है, लार्जेस्ट कंट्री है, और जिसका जो एरिया है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये लैंड एरिया इसका है। रसिया को प्राउड होता है अपने रिवर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसकी विचित्र अपनी आप देख सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था रही है। अभी के टाइम में आप देखोगे कि इन फ्यूचर लगभग 15 ईयर्स के लिए व्लादिमीर पुतिन को दोबारा से चुन लिया गया है। तो इस टाइप की काफ़ी हिस्ट्री रही है, और यानी कि एक लॉन्ग टाइम यहाँ पे जो रूलिंग करते हैं, जो भी प्रेसिडेंट हुए, या आप देखोगे कि जो भी यहाँ किंग हुआ करते थे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम चले हैं, है ना। अब लेनिन को देखोगे, वो लेनिन भी आपका चला था काफ़ी एक लंबे समय। उसके बाद स्टालिन आया, वो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम यानी कि 30-40 ईयर्स तक वो चला था, रूल किया था रसिया पे। तो इस टाइप से इसकी एक बहुत ही विचित्र पॉलिटिक्स रही है। रसिया में एक खास बात और है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रीडर्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पे रीड करते हैं वो, ना, ग्लोबली फेमस है। और रसिया टेम्परेचर के लिए भी मशहूर है। यहाँ का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड है 68 डिग्री सी। राइट। जो आपका साइबेरिया में रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम रसिया जो है 20th सेंचुरी में एंट्री कर रहा है। इस दौरान क्या क्या इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था। तो रसिया जो था मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था। यहाँ के लोग कृषि पे आधारित थे। फार्मर्स को टैक्स ज़्यादा देने पड़ते थे, और इस दौरान क्या होता था कि फार्मर गरीब भी हो चुके हैं। राइट। अब गवर्नमेंट जो है वो नोबिलिटी के कंट्रोल में है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है क्लासेस की, राइट, जो उसमें कुलीन लोग हैं जिनके पास अगर लैंड होता है, जो लैंडलॉर्ड होते थे, राइट, तो उनके अंदर में सरकारें होती थी। राइट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इस दौरान बहुत स्लो रहा है, और
जो शहर में लोग होते थे, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की डेंसिटी थी, यानी कि शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं और गांव में जो है काफ़ी कम ये थी। और हेल्थ कंडीशन भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1905 को अगर हम देख लें, 1904 को देख लें या निकोलस सेकेंड, राइट, जो 1894 में वहाँ का जार हुआ करता था, तो इसके दौरान जो है यानी कि व्यवस्था पूरी तरह से लचर थी। यानी कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री को ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। अगर किसान ही टैक्स पे करेंगे और नोबिलिटी को इसमें फ्री दे दिया जाएगा तो देश की व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाती है। तो अब क्या हुआ, आगे हम इसको कवर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ 17वीं सेंचुरी को थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि रोमनस डायनेस्टी जो रसिया की थी, इसका टाइम था 17वीं सेंचुरी। आपको याद रखो कि 17वीं शताब्दी जो थी उसमें रोमनस वंश का शासन हुआ करता था, राइट। और यहाँ के जो किंग हुआ करते थे उन्हें जार कहते थे, राइट, जो राजा हुआ करते थे। तो अब आप देख सकते हैं कि 1894 यानी कि निकोलस सेकेंड जो था वो 1894 में रसिया का राजा बन जाता है, राइट। और इसकी जो वाइफ है वो अलेक्जेंड्रिया, राइट, इनकी वाइफ का नाम। तो ये कंप्लीटली जो फोकस इनके सामने जो था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, यानी कि फार्मर्स की जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसको डील करना था। इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई थी जार निकोलस के समय। अब इनका जो आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1 नवंबर 1894 से 15 मार्च 1917 तक चला था, और इन्हें भी मार दिया गया था 17 जुलाई 1918 में, राइट। लास्ट जो जार ऑफ रसिया है वो रोमनस रूल के अंडर ही आता था ये चीज़। रसिया का रोल हम अगर देखें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा था, राइट। यहाँ पे जो एक मंचूरिया जो आपका पोर्ट आर्थर हुआ करता था उसको लेने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, उसको लेना भी इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ट्रेड का जितना सारा वर्क हुआ करता था यहीं से कंट्रोल होता था, राइट। तो इस दौरान ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फंस चुका था। और यहाँ हम देखेंगे कि पूरे जो लोग हुआ करते थे आर्मी को सपोर्ट करना होता है, राइट। और रसिया की स्थिति वैसी नहीं थी जो आर्मी को सपोर्ट करे, और यहाँ पे रसिया ने काफ़ी ज़्यादा कुछ खो चुका था। तो ये पूरी पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे चेंज हो रही है, राइट। निकोलस भी फेलियर साबित हो रहा है, राइट। पब्लिक पूरी तरह से, आप समझ सकते हैं कि पब्लिक पूरी तरह से परेशान है ना। तो अब ग्रुप्स कुछ देख लेते हैं कि रसिया में कुछ ग्रुप्स यहाँ पे आपको डेवलप हो गए, कुछ ग्रुप्स निकल के आ गए। और वो ग्रुप्स कौन कौन से थे, तो पहला जो ग्रुप्स आप देखेंगे तो रेडिकल्स, राइट। तो रेडिकल्स क्या होते थे कि ये चाहते थे एक गवर्नमेंट जो मेजोरिटी की हो, राइट, यानी कि बहुमत वाली सरकार को ये पसंद करते थे पॉपुलेशन के अनुसार, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनकी मेजोरिटी होगी वही सरकार को चलाएंगे, राइट। वीमेन सफरेज को ये सपोर्ट करते थे कि वीमेन जो है उन्हें भी मताधिकार मिलना चाहिए, वो भी वोट देंगी और चुनेंगी अपने कैंडिडेट को। और ये नापसंद करते थे कि प्रॉपर्टी जो है उसका ऑनर एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, राइट। और इससे क्या होता है कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि अगर एक के पास अगर हम पूरी ज़मीन दे देंगे, अगर एक के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी तो फिर वो समस्या का कारण बन जाता है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये रेडिकल्स चाहते थे। आप कंजर्वेटिव्स को देखोगे तो वो ये इन दोनों की, यानी कि रेडिकल्स और लिबरल्स जो ग्रुप है, राइट, हम नीचे लिबरल्स को कवर करेंगे, तो कंजर्वेटिव दोनों के अगेंस्ट हुआ करते थे, राइट।
अब ये बदलाव चाहते ही नहीं थे, ये बदलाव को नहीं चाहते थे। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ये एग्री हो जाते हैं कि नहीं, चेंजेस जो है इम्पोर्टेंट है, समाज में चेंजेज आता है, राइट। लेकिन चेंजेज जो है वो स्लो होना चाहिए और उनका कनेक्शन जो होना चाहिए वो पास्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, राइट, वो पास्ट को रिकॉल करते हुए आगे बढ़े, राइट। अचानक से हम सडन चेंज नहीं करेंगे। तो चेंजेस चाहते नहीं थे ये लोग, लेकिन एग्री हो गए क्योंकि कई सारी रिवोल्यूशन हुआ, उसके कारण ये एग्री हो जाते हैं कि नहीं, बदलाव आना चाहिए, हमें इस सिस्टम को हटाना चाहिए और नया एक न्यू सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए। और इसमें ख्याल रखा जाए कि हम रिस्पेक्ट करेंगे पास्ट ट्रेडिशन को, राइट। अब लिबरल्स क्या होते थे कि एक ऐसा ग्रुप था जो समाज में बदलाव को लाना चाहता था। ये देखो यहाँ पे ये टोटली एग्रीड है कि हम चेंजेस एकदम आने चाहिए, राइट। हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। एक राष्ट्र, एक अच्छा राष्ट्र हम चाहते हैं, हम भाईचारे की तरह रहेंगे, राइट। ये इनका मोटो है। लेकिन ये इनकी एक खास बात थी कि मोनार्किक सिस्टम जो है वो राजतंत्र को नहीं चाहते थे, राइट। यानी कि जो आप वंशवाद है, एक राजा का लड़का फिर आने वाले टाइम में ही राजा बनेगा, इस टाइप की व्यवस्था को ये नापसंद करते थे। मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में ये थे, राइट। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में थे, ये नहीं चाहते सबको वोटिंग का राइट मिले। और वीमेन सफ्रेज यानी कि महिलाओं को वोट नहीं देना है ना। वीमेन सफ्रेज यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए, इसके भी अगेंस्ट थे, राइट। जैसा हमने बताया कि रोमनस जो वंश था आपका, राइट, वो 17th सेंचुरी में रहा आपका, लेकिन 20th सेंचुरी आते आते यानी कि जो आपका जार निकोलस सेकेंड था वहां जाके एंड हो जाता है। यानी कि निकोलस सेकेंड 1917 जब उसकी डेथ होती है तो यहाँ से वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अब जो है यहाँ पे एक स्टैब्लिश हो जाती है। हमने कहा कि भाई ग्रुप्स बना, अब रसिया में ग्रुपिंग सिस्टम आ गया है, अब लोग चेंजेस लाना चाहते थे तो एक पार्टी यहाँ पे स्थापित हो गई। इससे पहले किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे पार्टी स्थापित हो जाती है। वर्कर्स जो है वो अपने डिजायर शुड बी आवर प्रायोरिटी, जो वर्कर्स होंगे उनकी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो मेन होनी चाहिए, राइट। ये हमारी ड्यूटी है, इस पार्टी का मिशन था। अब 1903 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एक आपका बोल्शेविक था और दूसरा मेंशेविक था, राइट। ये दो ग्रुप्स आप याद रखें। बोल्शेविक जो थे ये मेजोरिटी में थे, राइट, और मेंशेविक जो थे ये आपके माइनॉरिटी में थे, ठीक है, ये आपके माइनॉरिटी में थे। प्रोलेटेरिएट क्या होता है, एक वर्ड होता है, यानी कि हमें लेबर्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए, उनके डिजायर को, राइट, हमें मेन प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये बातें थी, राइट। और बाद में आप देखोगे कि 1912 आते आते, है ना, इसका नाम जो है ये दूसरे नाम से जाना जाने लगा था, राइट, जिसे हम बोलते हैं रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जिसे कहते हैं। और इसके फाउंडर बन गए थे व्लादिमीर लेनिन, जो रशियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट लीडर है। हम इनकी बायोग्राफी को आगे कवर करेंगे, राइट। और ये 1965 में डिसॉल्व हो गया था, यानी कि 1965 में इसकी समाप्ति हो गई थी। फिर आगे हम देखते हैं कि रसिया की क्या कंडीशन रही थी जब रसिया जापान के साथ भिड़ जाता है युद्ध में, राइट। पोर्ट आर्थर को लेकर के जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, जब ये जापान के साथ भिड़ा तो क्या होता है, या आप टाइमलाइन देख सकते हैं कि 8 फरवरी 1904 से लेकर 5 सितंबर 1905 तक ये युद्ध लड़ा गया था। रसिया की एक पॉलिसी रही है कि एक्सपेंसिव पॉलिसी है, बिल्डिंग एम्पायर का सपना रहा है कि हम अपने एरिया को ज़्यादा कैप्चर करेंगे,
उसके बाद आप देखोगे कि इससे अगेंस्ट में जापान भी है, तो उसका भी वही सपना है कि हम भी जो है अपने एम्पायर को बिल्ड करेंगे, हम अपने एरिया को बढ़ाएंगे, है ना, ये चीज़ें रही है, एक्सपेंड करेंगे अपने किंगडम को। और इसने क्या किया कि अटैक कर दिया चाइना पे। आप समझ सकते हैं कि जापान ने चाइना पे अटैक किया। इसने क्या किया कि पोर्ट आर्थर को कैप्चर कर लिया, और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये एक बंदरगाह हुआ करता था रसिया के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए, और भी चाइना के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। मैंने इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर रसिया। आप फिर देखोगे, और उसके बाद इसने क्या किया कि कोरियन टेरिटरी में एंट्री मार दी, यानी कि जापान ने अटैक किया चाइना पे, पोर्ट आर्थर को कैप्चर किया, एंट्री मार दी कोरियन यानी कि नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में। फ्रांस, रसिया और जर्मनी, ये यानी कि ये तीन जो देश थे, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो तीन देश हैं, इन्होंने चाइना का सपोर्ट किया, चाइना को सपोर्ट किया। और उसके बाद से क्या हुआ कि लास्ट में आप देखोगे कि जापान जो है, राइट, वो लॉस्ट कर जाता है, यानी कि कैप्चर्ड पोर्ट, यानी कि पोर्ट आर्थर को, पोर्ट आर्थर, राइट, जापान ने जो कैप्चर किया उसे खोनी पड़ी। कारण क्या है कि फ्रांस, रसिया और जर्मनी एक साथ आ जाते हैं और चाइना का सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से जापान का गेम ओवर, राइट। लेकिन वेट कर रहा था ये, राइट। इसने क्या किया, तुरंत एक अलायंस बना दिया, यानी कि जापान ने अलायंस कर दिया, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। कब किया था, 1902, यानी कि जापान का अलायंस आप देख सकते हैं कि हुआ था 1902 में, राइट। यानी कि अब कहीं ना कहीं जापान का साथ देने वाला है ब्रिटेन, यूके, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1897 में रसिया ने क्या किया था कि इस पोर्ट को लिया था, आर्थर चाइना से लिया था, और कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन रेलवे का ये शुरू कर दिया था यहाँ पे, राइट। यानी कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो रसिया ने ट्रांसकंटिनेंटल इसीलिए कहा जाता है कि इसके कंटिनेंट के क्रॉस में रोड जाता है और रेलवे लाइन ये शुरू कर चुका था, राइट। यानी कि पोर्ट आर्थर अगर आप देखो तो ये 1897 में रसिया से लीज पे लिया हुआ जमीन था, लेकिन जापान ने इसे कैप्चर किया, राइट। और कैप्चर करने के बाद फिर चाइना का साथ फ्रांस का मिला, जर्मनी का मिला, उसके बाद से फिर वो हटा है यहाँ से, लेकिन वेट कर रहा है। फिर आप आगे देखोगे कि रसिया ने क्या किया कि अपनी एक फ्लीट भेज दी, जो आपकी नेवी की होती है ना, लड़ाकू विमान का उसमें रहते हैं आपके, है ना, और पोर्ट आर्थर पे वो भेज देती है, राइट। ये नेवी की पूरी होती है, यानी कि आप फ्लीट समझ सकते हैं कि नाव का जो बेड़ा होता है, समुद्र में चलने वाली जो जितनी सारी जहाजें होती है, उनका एक बेड़ा, उससे पूरा एम्यूनिशन होता है लड़ने के लिए, राइट। और जापान जो था डिस्ट्रॉयड कर दिया रसियन फ्लीट को, यानी कि जितने भी सारे रसियन फ्लीट भेजे थे सबको डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि रसिया को अब बैकअप की ज़रूरत थी, राइट। तो अब पोर्ट आर्थर पे के पास अगर आने के लिए रसिया को काफ़ी एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, राइट। यानी कि पूरे वोल्टेइक, आप समझ सकते हैं कि जो वोल्टेइक आपका सी है, उसको क्रॉस करते हुए पोर्ट आर्थर यानी कि कोरियन टेरिटरी में एंटर करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो रास्ते में आपका आ रहा है तो उसे लगा कि ये जापानीज फ्लीट है, तो उसने जो है ब्रिटेन के आर्मी पे अटैक कर दिया रसियन फ्लीट ने। यहाँ पे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, उसे लगा कि जापान की फ्लीट है। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया कि रसियन फ्लीट को ऑन द वे, यानी कि स्वेज कैनाल में, आप देखोगे सबसे बड़ा नहर है, स्वेज कैनाल में ही रोक दिया। यानी कि पोर्ट आर्थर पे पहुंचने के लिए अब काफ़ी लंबा दूरी से तय करना था। स्वेज नहर से है वो बहुत जल्दी पहुंच जाते, लेकिन अब पूरे इसको बाल्टिक वोल्टेइक सी से होकर के जाना पड़ेगा,
ये एक काफ़ी समस्या हो गई थी और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब ये पहुंचते हैं पोर्ट आर्थर पे तब तक पूरी जापानीज आर्मी जो है वो रेडी रहती है। और फिर इस तरह से जापान को जापान ने क्या किया, पूरी तरह से रशियन आर्मी को यहाँ हराया है। तो रसिया लॉस्ट दिस वॉर। अब यहाँ पे रसिया को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जापान पहले ही तैयार था और उसने क्या किया, डिफीट कर दिया, राइट। और पूरे वोल्टेइक फ्लीट आप समझ सकते हैं सबको खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इस वार को हारने के बाद क्या हुआ। अब 1905 का टाइम आ गया आपका। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लेनिन बैठे थे, राइट। लेनिन जो थे वो बैठे थे, जो वेट कर रहे थे, राइट। इनका टाइम आ रहा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लीडर है, ठीक। तो ये चाहते थे कि रसिया जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट से तुरंत बैक करे, क्योंकि काफ़ी वार ये झेल चुका है। कभी जापान से झेल रहा है, कभी जर्मनी से झेल रहा है। इस दौरान पूरा सिस्टम जो है एग्रीकल्चर सिस्टम हुआ, आपका देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो इस वार से हारने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या आप देखोगे कि वर्कर जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं। निकोलस जो सेकेंड था, राइट, वो क्या करता है कि पूरे एकदम लोगों को मारना शुरू कर देता है जो भी स्ट्राइक पे बैठे हैं। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं चलेगी, राइट। और इस इंसिडेंट को आप देखोगे कि ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार का नाम दिया गया। उसने आग लगा दी, जो उसके पास आर्मी हुआ करती थी, रेड आर्मी, डायरेक्ट ऑर्डर दिया उसने कि इन सबको मार डालो, है ना, जिंदा जला दो इन सबको एक चैम्बर में। तो इस तरह से इंसिडेंट आपको देखा गया यहाँ पे, राइट। और लोग यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन का डिमांड कर रहे होते हैं। स्ट्राइक और रिवोल्ट जो है एकदम कंटिन्यूअस चल रही है, और इस चीज़ को, राइट, आर्मी जो है रेड आर्मी वो उसको ख़त्म कर रही है। और जार को रियलाइज हुआ कि हमें जो है अब कुछ लोगों को फ्रीडम देना चाहिए। तो उसने क्या किया, एक ड्यूमा स्थापित कर दिया। यानी कि ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा जो है रसिया का एक पार्लियामेंट है। अब इसमें क्या था कि एक प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाए, एक प्राइम मिनिस्टर होगा और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, राइट। तो यह एक अच्छी राहत की बात लोगों के लिए थी कि एक पर्सन जो है देश को चलाएगा और एक प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होगा, राइट। ये चीज़ तो आप देखोगे कि 1906 में पीटर्स स्टोलिपिन जो है इनको पीएम बना दिया गया, राइट, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन बाद में जार ने इनकी हत्या करा दी, यानी कि 1911 में इनकी हत्या करा दिया जार, राइट। क्यों? क्योंकि अभी ये काफ़ी फेमस बन चुके थे, पर्सनालिटी बन चुके थे रसिया के, राइट। अब हम आगे देखेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो ये सारे कंट्री है, और एक तरफ आप देखेंगे ये सारे कंट्री थी, ये फर्स्ट ग्रुप है, और दूसरी तरफ ये लोग सारे शामिल थे, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए, राइट। और इधर आप देखोगे कि जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगर, जापान और आपका ऑटोमन एम्पायर, राइट। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ, आप देखोगे कि यहाँ पे 20 लाख जो है रशियन सैनिक मारे जा चुके थे, 80 लाख लोग यहाँ पे घायल हैं, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, फूड शॉर्टेज है। लेनिन यानी कि व्लादिमीर, राइट, इन्होंने एक इमर्जिंग लीडर है और वो चाहते क्या थे कि रसिया को तुरंत वापस लिया जाए, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वार आप समझ सकते हैं फर्स्ट से तुरंत वापस लिया जाए। लोगों का गुस्सा जो था वो काफ़ी हाई था, और इसके कारण क्या हुआ कि रसिया में हिस्ट्री की शुरुआत हो गई, इतिहास एक नया बनने वाला था, राइट। एक नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई, उसका नाम था रशियन रिवॉल्यूशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही हमें कवर करना है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन। ये 2 फेज में लड़ा गया था। पहला फेज आप देखोगे फरवरी, दूसरा फेज जो था वो अक्टूबर में। फेज फर्स्ट में क्या हुआ ये देखिए। फेज फर्स्ट में यानी कि रसिया के अंदर आप समझ सकते हैं क्रांति की लहर दौड़ गई, राइट। जार को मारा जाने लगा, है ना, आर्मी कंट्रोल में ले लेती है, फिर इधर से स्टालिन है, फिर इधर से लेनिन है, फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये सब आपस में, यानी कि एक तरह से पूरे रसिया में रिवॉल्यूशन दौड़ना शुरू हो जाती है।
लोग डिमांड करते हैं बेटर सिस्टम के लिए, राइट। तो 50,000 वर्कर जो है यहाँ पे पेट्रोग्रैड, राइट, रसिया का एक शहर है, यहाँ पे वो चले जाते हैं स्ट्राइक पे। और सेंट पीटर्सबर्ग, राइट, जार ने क्या किया था, चेंज कर दिया था, है ना, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग को इसने करके नाम रख दिया था पेट्रोग्रैड। फिर अगेन दोबारा से आ गए, राइट, लेनिन। तो लेनिन ने क्या किया कि पेट्रोग्रैड का नाम दोबारा चेंज कर दिया, लेनिनग्रैड रख दिया। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जार ने चेंज करके रख दिया था पेट्रोग्रैड, राइट, और लेनिन ने चेंज कर दिया दोबारा से पेट्रोग्रैड को, राइट, लेनिन, अपने ही नाम पे इसने रख दिया था, ठीक है। और बाद में आप देखोगे यही 1991 यानी कि डिसोसिएशन ऑफ यूएसएसआर दोबारा से सेंट पीटर्सबर्ग बन गया, ये रिस्टोर हो गया, यानी कि सेम नाम रख दिया गया। और यहाँ से जार को गद्दी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पे आपका रिवोल्यूशन चल रहा था, राइट। और जार ने क्या किया, यानी कि जार का मतलब जार निकोलस को हम देख लेते हैं, जार निकोलस ही था वो, राइट। इसने ऑफर किया था अपने चचेरे भाई को, राइट, जिसका नाम माइकल था, कि तुम जो है कमांड को संभाल लो, तुम कमांड अब ले लो। लेकिन उसने रिजेक्ट किया क्योंकि पब्लिक की जो माइंडसेट थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी, लोगों की मानसिकता बदल चुकी थी, वो जार से काफ़ी नफरत कर रहे थे। इस दौरान माइकल ने मना कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।